नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिज़िक्स बाय डीआर सर में। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं और स्पेशली हम क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। स्मॉल चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 1 सेमी इज एट पोटेंशियल ऑफ 30 वोल्ट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सेल इज। तो देखो, इसको सोल्व करने के लिए अपने को सिंपल सा फंडा पता है कि हमें ये पता है कि वी का फॉर्मूला क्या होता है। वी होता है के क्यू बाई आर। ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन एक और कंसेप्ट यहाँ पे आता है। देखो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एक होता है होलो स्फीयर और एक होता है सॉलिड। आपको याद हो ऐसा, तो इसकी जो एनर्जी होती है ना, वो ये होती है बेटा, यू इक्वल टू होती है के क्यू स्क्वेयर बाई 2r। और इसकी जो होती है ना, वो होती है 3/5 के क्यू स्क्वेयर बाई आर। ये आप मतलब 11-12 में तो शायद नहीं करते हैं, बीएससी में करते हैं, लेकिन अब वही ये मैं ले लेता हूँ इधर ही, क्योंकि पोटेंशियल का क्वेश्चन है इसलिए। होलो स्फीयर के लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो मतलब नॉर्मल वाले की आधी करनी होती है, और उसकी जो सॉलिड की जो एनर्जी होती है वो 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर होती है। और ये कैसे आती है आपको पता हो तो वो एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले से डेरिवेशन करके निकालते हैं अपन, उसमें नहीं जा रहे। आपको ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं आरपीएससी के लिए। होलो स्फीयर के लिए इतनी एनर्जी होती है, सॉलिड के लिए इतनी होती है। हमें कौन सा दिया, देखो हमें बोला है चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब कौन सा है, होलो स्फीयर है। मतलब हमें पोटेंशियल दे दिया है और हमें यू पूछी है। तो देखो पानी क्या करनी है, वी कितना दिया है, वी हमें दिया है 30 वोल्ट। कितना दिया है 30, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लूँ क्या, हमारी क्यू की तो दिक्कत है। क्यू कितना हो जाएगा, वी इंटू आर और अपॉन के। अरे ये तो बनेगा क्यू, यहाँ पुटअप कर देते हैं वैल्यू, डायरेक्ट क्यू निकालेंगे ना अपने को। ये हो जाएगी 1/2 इंटू के इंटू एक आर नीचे, क्यू स्क्वेयर करना है। क्यू स्क्वेयर मतलब वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर और अपॉन में के स्क्वेयर। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 1/2 ऐसे कैसे, एक के से के मर जाएगी, ऊपर वी स्क्वेयर ऐसे कैसे बचा रहेगा, एक आर बचेगी ऊपर और नीचे बचेगा एक के। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 1/2 ऐसे कैसे, वी स्क्वेयर, वी मतलब 30 था क्या, तो देखो 30 एक बार ऐसे लिख दो, 30 इंटू 30 वैसे 900 हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। आर कितना है, आर है 1 सेमी। 1 सेमी मतलब 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अपॉन में के कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोल्व करते हैं, हो जाए। देखो 1/2 ऐसे कैसे, और ये 9 कर देता हूँ ना, 900 और इंटू 10⁻2 और इंटू 9 और इंटू 10⁻9, ठीक है। ओके, आंसर आ गया। देखो तो 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, 100 से 100 वैसे आ गया 0.5 और इंटू 10⁻9, यानी आंसर आ जाएगा आपका यू इक्वल टू 5 इंटू 10⁻10 जूल। देखो कौन सा ऑप्शन आपका है, ये है सी। 3 नंबर ऑप्शन आपका आ गया। देखो ध्यान देना, क्वेश्चंस की कहानी, क्वेश्चंस के लॉजिक पे, मतलब हमें पोटेंशियल दे दिया है। क्या दे दिया है, पोटेंशियल, ठीक है। हमें रेडियस दे दी है, हमें पूछी क्या है, एनर्जी। अगर अभी इसने होलो स्फीयर के लिए पूछी है, अगर ये सॉलिड के लिए पूछता तो मैं फॉर्मूला लगाता 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, यहाँ से ये क्यू निकालता और इस वाले फॉर्मूले में पुटअप कर देता। अभी मेरे को इसने बोला है ओलो, ओलो मतलब स्फेरिकल सेल है तो होलो वाला, तो होलो वाले के लिए तो एनर्जी होती है के क्यू स्क्वायर बाई 2r। मतलब हमें जो फॉर्मूला याद है ना के क्यू स्क्वायर बाई आर, उसका आधा कर देना है, वो तो होलो के लिए होती है। और सॉलिड के लिए होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो अगर हमें सॉलिड बोलता है तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं, अभी होलो बोला हुआ है तो ये वाला काम में लेंगे। क्लियर, ओके। और देखो एक और ट्विस्ट बताता हूँ तुम्हें, अच्छी बात बताता हूँ यहाँ पे। देखो ये जो एनर्जी है ना, ये यू टोटल होती है। यू टोटल सॉलिड के लिए कितनी थी, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर थी, राइट, ठीक है। अब इसमें भी दो खेल आते हैं कि अंदर कितनी है, आउटसाइड अंदर कितनी है और सरफेस पे कितनी है, मतलब यू इन और यू आउट। ये और अच्छी एक बात और सुन लो इधर ही। तो देखो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये होलो है, होलो के अंदर तो, अंदर होलो है तो अंदर तो कुछ भी नहीं है, मतलब जो है वो बाहर बाहर ही है। तो ये आउट कितनी है, इतनी होगी। तो ये अगर भरा हुआ होगा तो उस पर भी आउट तो इतनी होगी, लेकिन अंदर वाली तो एक्सट्राइड होगी ना। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये सॉलिड स्फीयर की एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी होती है। इसमें भी कई बार ये पूछ लेता है आपसे, अगले एग्जाम्स में आ सकता है कि भाई अंदर कितनी होती है, ये बाहर इतनी होती है, ये आउट वाली इतनी होती है। आउट कितनी है, आउट इतनी है कि क्यू स्क्वेयर बाई 2r, ये आउट है, ये बाहर है। तो फिर अंदर कितनी हो जाएगी, माइनस कर दो इसको, किस में से, इसमें से। तो देखो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, मैं करके बताता हूँ आपको। 3/5 माइनस 1/2, बाकी तो कॉमन आ जाएगा, एक क्यू स्क्वेयर बाई आर। देखो एलसीएम ले लो आप, नीचे आ गया 10, तो ये हो जाएगा 6
और -5, सही क्या ना, 2 6 और -5, ठीक है। तो ये बचेगा आपका, इन वाली बचेगी KQ²/10 है। मतलब कि अगर कोई स्पेयर है वो सॉलिड है, अगर वो स्पेयर क्या है, सॉलिड है, तो उसकी टोटल एनर्जी तो इतनी होती है, बाहर इतनी होगी और अंदर इतनी होगी, KQ²/10। ऐड करोगे तो वापस कितनी बन जाएगी, इतनी बन जाएगी, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना आप, कई बार छोटी छोटी चीज़ें हम मिस कर देते हैं, हम ये तो याद रख लेते हैं लेकिन ये नहीं याद रख पाते। तो ये तीनों ही बातें आरपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। होलो वाली, सॉलिड के लिए टोटल कितनी होती है, और सॉलिड में बाहर कितनी होती है और अंदर कितनी होती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा। देखो, some spherical equipotential surface are shown in figure, what can be said about the magnitude and direction of electric field। चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। देखो, अलग अलग कुछ बॉक्स से बना रखे हैं, एक 30 सेमी का रेडियस का है, एक 20 का और एक 10 सेमी का, और अलग अलग पे क्या दे रखा है, पोटेंशियल भी दे रखा है। बस हमें ये पता करना है कि इनमें से ऑप्शंस क्या है। देखो, पहले सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, तो देखो अपने फॉर्मूला लिखते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। देखो, हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, KQ/R होता है ना, ठीक, ये मैं पता है। और हमें E निकालना है। देखो E कैसे कहते हैं, क्या E इक्वल टू V/R, या हम ऐसे कहते हैं E इक्वल टू -del V/del R, इस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं ना, ग्रेडियंट वाला। ऐसे कह दो, ऐसे कह दो, कोई बात नहीं, मतलब बेसिक फॉर्म में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें भी, अब कोई भी एक सरफेस उठा लो, इससे कोई फर्क नहीं आना। जैसे मान लो पहला वाला, मैं दोनों करके बताता हूँ। पहला वाला सरफेस उठाते हैं, मान लो पहले वाले सरफेस के लिए पोटेंशियल कितना है, पहले वाले के लिए है 60 इक्वल टू K ऐसे कैसे, Q ऐसे कैसे, R कितना है, R है 10 सेमी, 10 सेमी मतलब 0.1 मीटर, ठीक है। KQ कितना आ रहा है, KQ आ गया 6, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट जो सरफेस है उसकी बात कर रहा हूँ, कोई भी उठा लेंगे, आप देख लो डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ये निकालते हैं। ये क्या होता है, ये ऐसे तो कहते हैं ना, KQ/R², ये लो, ये नहीं जमे तो ये कह दो। अरे ये कितना है, KQ/R² ही तो होता है, KQ की वैल्यू कितनी है, 6 है, ये लो ऐसे लगा दो, 6/R²। और ये यूनिट क्या होती है, वोल्ट इंटू मीटर, होती ही नहीं होती। ये 6 मतलब यहाँ पे रख देंगे वैल्यू इसकी जगह, ठीक है। ये वाली बात होगी आपकी, एक तो ये समझ में आई कहानी आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो आप, कि सर नहीं, ये एक वाले से नहीं बात बन रही, दूसरा वाला के कहीं दूसरे से गलत आ जाए। चलो दूसरे की देख लेते हैं। दूसरे के लिए जो पोटेंशियल है वो कितना है, 30 है, कितना है 30 इक्वल टू KQ। दूसरे की R कितनी है, R है बेटा उसकी 20, तो वो 0.2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0.2, चेंज करेंगे तो KQ की वैल्यू निकालें यहाँ से। KQ वापस कितना आना है, 6 आना है, कितना आना है 6, तो वापस E कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/R² और वोल्ट इंटू मीटर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो कंफ्यूज कर सकता है ये। इवन मैंने भी जब एग्जाम दिया था ना, तो मेरा भी ये गलत हो गया था, मैं सही बताऊँ तो। आज मैं आपको सही करवा रहा हूँ, बट उस टाइम मैंने भी गलत कर दिया था, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर में माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और उस तरीके से काम नहीं करता है जिस तरीके से हम चाहते हैं। ध्यान देना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब बात आती ई की डायरेक्शन कौन सी होती है, ई अगर ऐसे है ना, ई अगर ऐसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है ना वी, वो डिक्रीज होता जाएगा। ये बात आपको पता होगी शायद। जैसे जैसे आप एक डायरेक्शन में मूव करते हो वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज। अब देखो, अब अगर आप पहले कितना है 60 है, फिर कितना है 30 है, फिर कितना है 20, इसका मतलब ये लूप्स ऐसे बने हुए हैं, क्या ऐसे बने हुए हैं। तो अगर ई इधर जा रहा है, पक्की बात है, क्योंकि यहाँ 60 है, फिर यहाँ कितना हो गया 30, फिर यहाँ कितना हो गया आगे 20, तो ई डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ई कैसे होगा, ऐसे देखो ऑफिस वाला। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको दिख रहा है इन द फिगर शोवन बिलो द चार्ज ऑन कैपेसिटर दिस एक डायग्राम दे रखा है जहाँ पे C1 C2 और C3 तीन कैपेसिटर लगा रखे हैं। पूछा क्या है, चार्ज पूछा है, वो भी C1 पे। किस पे पूछा है, C1 पे चार्ज पूछा है। तो चलो देखो फिगर को देखते हुए अपन सोल्व करते हैं और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो आंसर कैसे निकालना है, आपको दिख रहा होगा कि C2 और C3 जो है वो दोनों किस में है, पैरेलल में है ना, किस में, पैरेलल में। तो पहले तो टोटल चार्ज निकाल लेते हैं सर्किट का। तो मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ये तो क्या है C1, इस C2 और C3 का बना के एक C4 बना लेते हैं, दोनों का मिला के। और यहाँ क्या लगा हुआ आपका 100 वोल्ट। ये तो फिक्स है, C1 कितना है, C1 तो 4 है, C2 था 2 का और C3 था 1 का। तो ये पैरेलल में है तो ऐड होके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 3, ये सब माइक्रोफेरेड में। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये C2 और C3 दोनों पैरेलल में है, डायरेक्ट ऐड कर दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस सेटअप हो गया। अब टोटल निकालते हैं इसका। तो टोटल अब निकालने के लिए आपको पता है कि
सी इक्विवेलेंट सीरीज़ में है तो सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे C1 C2/C1 + C2। देखो अगर तुम्हें एग्जाम करेक्ट करना है ना तो ऐसे मत करना कि 1/C = 1/C1 + 1/C2। ये करोगे तो बच्चे, अब तुम बच्चे नहीं हो, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो फिर डायरेक्ट ऐसे दिमाग में रखो कि क्या करना होता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी और एग्जाम में परफॉर्मेंस भी अच्छी जाएगी, वरना कुछ ही नहीं होगा। देख लेना घर आके यही कहोगे कि पेपर इतना टफ था कि पूछो मत। चलो सोल्व करते हैं इसको। देखो C1 कितना है, C1 है 4 × C2 कितना है 3, डिवाइड में कितना हो गया 7, ये हो गया, ये लो माइक्रोफैरड। ये टोटल कैपेसिटेंस आई है, अभी तक चार्ज नहीं आया है। अब मैं निकालना चाहता हूँ कि एक बात बताओ, C1 पे चार्ज निकालना है। अब बैटरी से टोटल चार्ज जो चलेगा वही तो C1 पे जाएगा, वही C4 पे जाएगा। हालांकि C4 का वो कॉम्बिनेशन अलग था पैरेलल वाला, लेकिन अभी तो इसको ऐसे बना लिया ना, अगर यहाँ से Q चार्ज चलेगा तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। सीरीज में करंट सेम होती है तो चार्ज भी क्या होगा, सेम। तो मैं ऐसे लगा दूँ क्या, Q = क्या होता है CV। अरे उतना ही नहीं होता, ये लो तो Q = C कितना निकाला आपने, C निकाला है 12.7 और इंटू V कितना है 100। Q कितना आ जाएगा 1200/7 और माइक्रो गुलाम हो जाएगा। अभी माइक्रो ही रहा, मैंने चेंज नहीं किया। ऑप्शन देखो 4 हो जाएगा, इजीली सोल्व हो गया। देखो बच्चों फंडा सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई पहले दो को सोल्व करके पैरेलल वाले को सीरीज़ में कन्वर्ट कर लिया। अब सीरीज़ में करंट सेम होती है तो चार्ज भी क्या होगा, सेम। ये जो C इक्विवेलेंट निकाली है ना, ये सर्किट अब ऐसा बन गया, ये निकालने के बाद आप ऐसे समझो C इक्विवेलेंट, ये देखो, और ये हो गया आपका 100 वोल्ट, ऐसे बन गया है। और ये जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो कितनी है 12/7 माइक्रोफैरड। अब अगर आपको Q निकालना है तो इस C का आप इस बेसिकली C और V को क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करा दो, तो Q आ जाएगा। ये Q ही, ये जो बैटरी से Q निकला है वो यहाँ से निकला बैटरी से, वो इसमें भी इतना ही जाएगा, इसमें भी इतना ही जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये Q आपका आंसर आ गया। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस का तो कोई है नहीं। देखो सीरीज पैरेलल बहुत टाइप के, ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो तो आपको देखना होगा। और मैं तो कहूँ जब भी आपको 4 से 5 कैपेसिटर दिखाई देना तो एक बार ऐसे ज़रूर सोचना कि कहीं ब्रिज तो नहीं बन रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, ए हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, assuming the negative charge in hydrogen atom is uniformly distributed in the volume of a sphere of radius, है ना, this 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर, the distance between its positive and negative charge will be, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो देखो इस क्वेश्चन की ट्रिक है। देखो सबसे पहले तुम्हें ये पता है कि कोई भी अगर हम डाइपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं P, तो वो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि Q और इंटू L लिखते हो, A लिखते हो, जो भी मतलब आप डिस्टेंस लेते हो। जैसे अपन 12th क्लास में 2A मान लेते हैं, फिर P = Q × 2A, L ले लो, 2A ले लो, जनरली फिर वो L ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखो अब ऐसे तो ना इसके अप्रोच अलग से आते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कि इसको याद कैसे रखना है। आप ये जानते हो ना, E = Kp/r³ होता है। डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, अब आपको हो गया 2 Kp होता है। अरे भाई वो एक्सेल नॉन एक्सेल की बात कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक Kp/r³ तो आते आता है ना। 2 कर दोगे तो एक्सेस वाला हो जाएगा और 2 हटा दोगे तो इक्विटी वाला हो जाएगा। उससे मतलब कन्फ्यूजन है ना, याद करने के लिए आप ट्रिक देखो, ठीक है। तो यहाँ से कहानी ये आती है कि देखो P जो होता है ना, P वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, E एक्सटर्नल के, ठीक है। अब मैं कहूँगा P = 4πε, और मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करता हूँ A³ और इंटू ए एक्सटर्नल, ठीक है। ये कहाँ रहेगा, ये इस फॉर्मूले से मिलती नहीं है क्या, इस फॉर्मूले ए और ये की बात नहीं है। यहाँ से देखो E निकालो, तो ये P/4π, 4π का मतलब K, और यहाँ R³ है, यहाँ A³ है। यहाँ A क्या होती है, ये जो स्पेयर होता है जो भी है उसकी क्या होती है, रेडियस होती है। जिसको ये फॉर्मूला पता है उसको ये भी पता होगा। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P = α/E। अब देखो ये कहानी, अल्फा जो है ना, अल्फा को बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। अब आप सोच रहे सर सॉल्यूशन तो करवा ही नहीं रहे, देखो ये इजी वे में आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। और ये अल्फा की वैल्यू है, ये क्या 4πε⁴। तो देखो आपको हाइड्रोजन के लिए डायरेक्ट अल्फा भी पूछी जा सकती है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, या फिर आपको यहाँ से वो डिस्टेंस मतलब ये एल पूछी जा सकती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है
कि भाई जो हमें एक्सीएल और नॉन एक्सीएल वाला होता है उसमें 2 यूज़ नहीं करना अपने बस, कि भाई KP/R³ होता है, इसी से ये बन जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब देखो अपने सोल्यूशन करते हैं। अब आपके पास P एक ये भी है और एक ये भी है, दोनों को इक्वल रख दो, तो देखो यहाँ से बन जाएगा Q इंटू एल इक्वल टू 4πε इंटू A³ और इंटू जो जो गिवन डेटा है सब रख दो। देखो आपको Q तो पता ही है 1.6 इंटू 10⁹ कॉलम होता है। एल आपको पता करना है, 4πε भी आपको पता रहता है। ये पूरी 4π की रख दो ना, 4πε की वैल्यू रख दो, वो क्या ही तो है ही, ठीक है। और ए आपको दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻, कितना था वो, -10 था शायद, तो मैं रख देता हूँ माइनस का 10। इन सबको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको एल मिलेगा, और एल का जो आंसर आने वाला है वो ये आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ 2.6 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। और देखो आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, मतलब जो हाइड्रोजन है ना उसका आंसर लगभग 10⁻16 में ही आता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब मैंने करके देखा हुआ है जितने भी क्वेश्चन किए हैं, लगभग पावर 10⁻16 है। मैंने देखा एक आध ऑप्शन ऐसे मिले मुझे ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे पावर सेम थी, मतलब दो ऑप्शंस की। बाकी आप देखोगे 4 ऑप्शन है, किसी में भी पावर -16 नहीं है, मतलब आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी है हाइड्रोजन के लिए। जब आपको दो में पावर 16 ना दिखे ना तो डायरेक्ट 16 वाला आंसर होगा हाइड्रोजन के लिए स्पेशली, ठीक है। लगभग मान के चलना आप, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पूरे कंसेप्ट के साथ ट्रिक के साथ आपको बताया कि आपको ये चीज़ें कैसे याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन की जो कहानी है वो ये है, देखो कि एन इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड अलोंग द वाई एक्सिस इन ए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, विच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम इज ड्यू फॉर कमिटेड रिलेशन, सॉरी इमिटेड रिलेशन रेडिएशन। ये कह रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है वो एसिलेट कर रहा है, ठीक है, और वो असल रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो उसके लिए इनमें से कौन सी बात सही है। अब देखो पहले तो मैं इसका आंसर तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मैं समझाता हूँ। देखो आपको डायरेक्ट चीज़ें याद कैसे रखनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये वैसे तो जैसे BSc या MSc पार्ट का क्वेश्चन है। चलो मैं बताता हूँ देखो कैसे करना है आपको उसको। देखिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो कहानी क्या है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है Q है, उसको आप क्या करते हो, एसिलेट करते हो, तो वो EM वेव बनाता है। क्या बनाता है, EM वेव। अब देखो अभी पूरा डिटेलिंग में तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। EM वेव्स दो टाइप से बनती हैं, मतलब एक तो डाइपोल के ऑसिलेट होने से बनती है अपने अपने इस पार्ट के अंदर, एक तो डाइपोल ऑसिलेट होगा, ऑसिलेट बोल दो या ऑसिलेट होगा, या फिर कोई पॉइंट चार्ज। अब इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, लिनार्ड की थ्योरी है ना, और मतलब पावर रेडिएशन बहुत सारी थ्योरी। मैं पूरे फॉर्मूले अभी नहीं बताऊंगा, आप चाहोगे तो मैं कभी अलग से उसके लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो बना दूंगा, 5 मिनट में ये पूरी कहानी कवर करवा दूंगा। ट्रिक्स मुझे पता है मुझे कैसे करवानी, क्योंकि मैंने खुद भी किया हुआ है, ठीक है। पर अभी मैं आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि आपको कैसे डील करना है इजी वे में, ठीक है। देखो आपको एक दो चीज़ ध्यान रखनी है। जनरली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/r² होता है, होता ही नहीं होता है, अभी तो करके आए थे पीछे। ये होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे या एसिलेटेड चार्ज की बात करते हैं ना, तब ये कहानी बदल जाती है। ये है नॉर्मल कंडीशन के लिए, आप मेरी बात को समझना, ये नॉर्मल कंडीशन के लिए, लेकिन ये स्पेशल के लिए, ये देखो आप, ये कहानी आपको समझनी पड़ेगी। ये ऐसे मान लो कि जो इंड्यूस्ड बोल सकते हो, इंड्यूस्ड, या मतलब ऐसे बोल दो कि टाइम वेरिंग इफेक्ट आ गया इसके अंदर। बहुत सीधी सी और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, नॉर्मल वाला R² के प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्ट, ये वाला, ये वाला प्रोपोर्शन वाला भी। जब भी टाइम वेरिंग इफेक्ट आ गया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही टाइम के साथ चेंज होते हैं। तो टाइम वेरिंग इफेक्ट आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कैसे होता है हर बात का आंसर अभी नहीं दे सकता, पर अब ध्यान रखो इस बात का, E प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। एक और देखो चीज़ आपको बताता हूँ, इसमें दो चीज़ें आप याद रखना। एक ये भी होता है कि E जो है ना वो प्रोपोर्शन होता है किसके, साइन थीटा के। अच्छा तो इसका एक अलग से फॉर्मूला है, लेकिन ये दो बातें बता देता हूँ बस सिंपल वे में। एक तो मतलब कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो ये बन जाएगा E इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और अपॉन आर। ऐसे तो इसका अलग है पूरा फॉर्मूला, लेकिन मैं दो ही वेरिएबल्स को लेकर समझा रहा हूँ ताकि इजीली एक बार आपको समझ में आ जाए। मतलब कि
EM वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता करना है तो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है और आर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अब देखो आगे की कहानी, आपको ये पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछिए पावर, क्या पूछिए, पावर। देखो अब पावर क्या होती है, सबको पता है क्या, इंटेंसिटी, आई इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया होती है। इंटेंसिटी एक दिन पहले भी मैंने कहीं बताई थी, इंटेंसिटी जो होती है वो पावर पर यूनिट एरिया होती है। आई क्या होती है, इंटेंसिटी। और ये बात बच्चे बच्चे को पता है कि एस, जिसको आप पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हो, पॉइंटिंग वेक्टर कोई जिसको लिखते हो तो आप एस से हो, लेकिन ये इंटेंसिटी भी होता है। ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है इसी को आप एक तरीके से क्या बोलते हो, इंटेंसिटी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना। इसके फॉर्मूले में वैसे तो ये होता है, देखो एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला होता है ई क्रॉस बी। देखो अब चीज़ें लंबी जा रही होंगी आपको, लेकिन आप इनको जो समराइज करोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आएंगी। क्या होता है, ई क्रॉस बी होता है, ठीक है। अब ई और बी में भी रिलेशन होता है बेसिकली, क्या होता है पता है ना आपको, ये बी इंटू सी इक्वल टू ई, या ई इक्वल टू सी बी के दो, या वैसे नॉर्मल अपन क्या करते हैं 12th क्लास में ये पढ़ते हैं, देखो ई इक्वल टू वी बी। ई एम वेव के लिए वी सी में बदल जाता है तो ये सी को मल्टीप्लाई कर दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इसमें बी की जगह वैल्यू रखेंगे ना, सिंपल फंडा इतना सही है कि एस जो है ना, एस बोलो या आई बोलो, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, ई स्क्वायर के। कॉन्स्टेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, आप समझने, मतलब मैं पूरी आपके लिए बेस बना रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ समझी है तो आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये नॉर्मल कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। टाइम वेरिंग इफेक्ट में ये आर के प्रोपोर्शनल हो जाता है एक तो, और एक साइन थीटा का टर्म भी इधर आ जाता है। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बेसिक बात है, इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया होती है, ठीक है। अब ये एस का फॉर्मूला भी सबको आता ही होगा, अब आरपीएससी की तैयारी करें तो ऑब्वियसली बात है, एस इक्वल टू ये होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ई और बी में रिलेशन होता है 12th क्लास में, वेलोसिटी सेलेक्टर वाला पॉइंट आता है ना, वहाँ से अपन ये निकालते हैं, है ना, दो दो बार करते हैं अपन इस फॉर्मूले को। तो ये वी की जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे सी रख दिया। अब कॉन्स्टेंट्स की कहानी अलग है, मैं तो कह रहा हूँ इस बी की जगह वैल्यू रखोगे तो ये ई का स्क्वायर बन जाएगा। यानी इंटेंसिटी जो है ना, या एस जो है वो क्या होता है, ई के स्क्वायर के होता है, ठीक है। देखो यहाँ से सब चीज़ें एक साथ निकली हैं कहीं कहीं, आई बोलो या एस बोलो, वो देखो ई का स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पर अपॉन में आर स्क्वायर थीटा। ध्यान से देख रहे हो, ई का स्क्वायर करोगे तो नीचे भी आर स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के और आर स्क्वायर के, किसके हैं, आर स्क्वायर के। अब देखो क्वेश्चन को वापस देखो, लास्ट लाइन देखो इसकी, इसके ऑप्शंस देखो। रेडिएशन, फर्स्ट ऑप्शन, रेडिएशन विल बी आइसोट्रोपिक एंड यूनिफॉर्म। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आगे वाला ऑप्शन पढ़ाओ, क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड करता है, आपने पढ़ा होगा तो मीडियम दो टाइप के होते हैं, आइसोट्रोपिक भी होता है, नॉन आइसोट्रोपिक भी होता है। अभी देखते हैं नीचे वाला ऑप्शन, द एनर्जी रेडिएटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एसोलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट है एसोलेशन से, ये भी कहना मुश्किल है, इसके लिए फिर वो अलग कहानी है पूरी। अभी आप आते जाओ, देखो ट्रू ट्रू अपने को ऑप्शन बताना है। द रेडिएशन विल बी मोस्ट इंटेंस इन वाई डायरेक्शन, द रेडिएशन विल बी मोस्ट इंटेंस इन एक्स वाई। मोस्ट इंटेंस का मतलब क्या है, इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा, देखो रेडिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब रेज बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो रेडिएशन की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो देखो ऐसे समझो आप बात को, जैसे मान लो ये एक्सिस है ऐसे, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाली तो ऐसे बना देता हूँ, ये वाली कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है। आपका जो चार्ज है वो इधर एसलेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में एसलेट हो रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। ये थीटा जो होता है ना, थीटा वो एसलेशन और एसलेशन और जो भी आप जिस भी पॉइंट पे आप पता करना चाहते हो ना इंटेंसिटी, उसके बीच का एंगल होता है। जैसे सपोज करो अगर आपका चार्ज इधर जा रहा है और आप इस पॉइंट पी पे क्या पता करना चाहते हो, इंटेंसिटी पता करना चाहते हो, तो ये जो एंगल है ना, ये एसलेशन की डायरेक्शन है, ये थीटा एंगल इनके बीच में है ना, ये थीटा एंगल है। तो ये इस पॉइंट पे अगर पता करना चाहते हो तो ये एंगल थीटा है ना, वो है ये वाला। तो आप मुझे बताओ, अगर थीटा जीरो कर दूंगा तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी, मतलब वाई डायरेक्शन में इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं होगी। तो थीटा 90 करने पे, 90 करने में कौन सा प्लेन आएगा, अगर ये वाई एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, ऑप्शन नंबर 4 एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आप देख लो थीटा 90 होगा तभी आई क्या होगी, मैक्सिमम। मतलब थीटा क्या चाहिए आपको, 90 चाहिए। इसके लिए कौन सा प्लेन होना चाहिए, इसके लिए प्लेन होना चाहिए एक्स जेड। देखो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ तो इस टाइप से पूछ लिया, नॉर्मल नॉर्मल भी आ सकता है, थीटा की फॉर्म में भी आ सकता है ना आपसे, वैसे और अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है।
पर ये मैंने देखा है 2-3 बार अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन आ चुका है। मतलब अगर इस डायरेक्शन में देखोगे तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। ओनली एंड ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको इंटेंसिटी मिलेगी, चाहे पॉइंटीमीटर बोल सकते हो या इसको इंटेंसिटी बोल सकते हो। ये इसकी पूरी भूमिका थी और मैंने ये पूरी कहानी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई ताकि आप इस चीज़ों को कनेक्ट कर सकें और चीज़ों को याद रख सकें। मेरा पर्पज़ सिर्फ सॉल्यूशन करवाना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा पर्पज़ है सॉल्यूशन के साथ आपको कुछ इजी ट्रिक्स बताना और आगे इसमें क्या चेंज आ सकते हैं वो बताना। जैसे इसमें मैंने कहा कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आर की प्रोपोर्शनलिटी पूछी जा सकती है। अगर पावर पावर पूछी जाती है तो पावर पूछी जाती है तो भी निकाल देंगे, ठीक है, यहाँ से इसी इसी से निकल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन ये क्लोज गॉसियन सरफेस, जैसे आप देख पा रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ए हेमिस्फीयर एंड द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर placed in a uniform electric field E as shown in figure. The flux of electric field vector coming out of the curved surface of hemisphere. देखो सीधी सी कहानी है, एक आधा कटा हुआ गोला है ना, और उस गोले के दो सरफेस हैं, एक वो मतलब चकती टाइप है बेसिकली, और दूसरा क्या है वो स्पेयर वाला कर्व्ड वाला पार्ट है। तो ये जो गोल पार्ट दिख रहा है आपको स्पेयर का कर्व्ड पार्ट है, इस पार्ट से जो फ्लक्स है वो कितना होगा टोटल, ये आपको बताना है। देखो करते हैं सोल्यूशन। भाई आपने 12th क्लास में ज़रूर पढ़ा था कि देखो मान लो ये कोई ऐसे एक सिलेंडर था, ठीक है, और इसको आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया ऐसे, ये टोटल फ्लक्स जो था ना फाई टोटल वो कितना था, जीरो था। कितना था, जीरो, याद आ रहा होगा आपको, सही था, टोटल जीरो था, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये गोला है, ये स्पेयर है, वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा हुआ है, तो टोटल फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो ये ऐसी कहानी है क्या, ठीक है, एक एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। आपको ई ऐसे दे रखा है, देखो नोटिस करेंगे ना आपने, आपने ई ऐसे दे रखा है इस डायरेक्शन में, ये ई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक। क्या मैं इसके दो पार्ट कर लूँ क्या, इस ये जो शक्ति वाला पार्ट है इसको मान लेता हूँ फाई वन, ये जो स्पेयर वाला पार्ट है इसको मान लेता हूँ फाई टू। मतलब मैं ये कह दूँगा फाई वन प्लस फाई टू इक्वल टू जीरो। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इससे पास करेगा वो जीरो, टोटल ही तो है, ठीक है। फाई टू मुझे पता करना है, फाई वन क्या मैं निकाल सकता हूँ, फाई वन को मैं लिख दूँ ई इंटू एस और इंटू कॉस थीटा और प्लस फाई टू और इक्वल टू जीरो, ठीक है भाई। ई तो ई है यहाँ पे, इंटू एस इस सरफेस का एरिया एस, अब ये तो वो है डिस्क एक टाइप से, कितना हो जाएगा, रेडियस आर है तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, 30 रख दूँ, नहीं यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। देखो यहाँ पे अपने को गलती नहीं करनी, अपना जो एरिया होगा ना, अपना जो एरिया होगा, देखो एरिया वेक्टर तो बाहर की ओर होता है कि चकती है तो ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, देख पा रहे हो, ये वाला एंगल 30 दे रखा है, पीछे वाला ये नहीं दे रखा बेटा, अपने को ये पता होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 150, समझ में आई क्या बात। अपना एरिया वेक्टर इधर होगा ऐसे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है इन्होंने इस टाइप से, ये वाला एंगल 30 दे रखा है अपने को, तो ये और ये इनके बीच का एंगल चाहिए, ना कि इधर का वाला चाहिए। एरिया वेक्टर बाहर जा रहा है ऐसे, इसकी मुंडी इधर जा रही है, ये वाला एंगल मिलेगा अपने को, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, समझ में आई ना, ये पूरा ये कितना हो जाएगा 150, यहाँ लिख रहा हूँ कोस 150 प्लस फाई टू इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कोस 150 निकाल लेते हैं, ये ऐसे कैसे, पाई आर स्क्वायर ऐसे कैसे, अब कोस 150 लिख दूँ, कोस 90 प्लस 60 और फाई टू इक्वल टू जीरो, 90 प्लस 60 कोस किस में जाएगा, साइन में चला जाएगा, तो ई पाई आर स्क्वायर माइनस कोस, अब दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस लिख दो, माइनस का साइन 60। अब बच्चा जानता है कि साइन 60 कितना होगा, देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फाई टू इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर और माइनस माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा और इंटू √3/2। देखो तो कौन सा ऑप्शन है, √3/2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर। देखो ट्रिक यही थी थीटा की कहानी, थीटा जो है वो आप 30 ले लोगे तो कहानी गलत आ जाएगी, फिर आंसर पूरा गलत आ जाएगा, ठीक है ना, थीटा की ध्यान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर रेडिएटेड बाई एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर वेरीज। देखो ये वापस वो क्वेश्चन आ गया, एक हमने अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन वो कवर किया था, वो रेडिएशन वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी से कनेक्टेड है। ये कह रहा है टोटल जो पावर होगी वो इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगी। देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो तो आंसर करते हैं इसका।
मैंने अभी भी कुछ देर पहले बताया था आपको कि ई एम वेव के लिए ई है वो आर और एक बोल सकते हैं साइन थीटा, यानी एक साथ मिलाओगे तो ऐसे बन जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा अपॉन आर। ये टाइम वेरिंग इफेक्ट जब आता है तब ये कहानी आती है, ठीक है। फिर हमने क्या निकाला था, पॉइंटिंग वेक्टर एस निकाला था। क्या निकाला था, एस। एस जो होता था वो प्रोपोर्शन था ई की स्क्वायर के, यानी एस जो होगा पॉइंटिंग वेक्टर जिसको आप बोल सकते हो इंटेंसिटी भी, वो क्या होगा, वो होगा प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इक्वल ना बोल दो, प्रोपोर्शनल बोल दो साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। ये पीछे तक मैंने अभी बताया था, कुछ देर पहले बता दिया था मैंने बात आपको भी कि भाई ऐसे ऐसे ये हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको भी नहीं थी, ठीक है। अब कहानी बचती है आगे की। आगे की कहानी में क्या देखो, इसने इस बार पावर पूछ लिया और मैंने अभी भी बताया था कि इंटेंसिटी जो होती है आई वो पावर पर एरिया होती है, यूनिट एरिया बोलते हैं। पावर चाहिए, पावर क्या हो जाएगी आई इंटू ए, क्या हो जाएगी आई इंटू ए। लो तो फिर आई क्या है, ये रही साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू एरिया क्या होगा, किसका एरिया, स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो पावर प्रोपोर्शनल किसकी होगी वो देखो आप, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, आर की पावर कितनी बचेगी। देखो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं उलझना है आपको, आपको इजी वे में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक से अगर चीज़ों को समझेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एम एस सी पार्ट का क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, 4 से हो जाएगा कि पावर जो है वो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करती है। मैं फिर कह रहा हूँ आप चाहोगे तो मैं अलग से इनके लिए 10 या 15 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ये पूरा पार्ट कवर कर दूंगा 10 मिनट में विद ट्रिक। एक बार देख लोगे उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। मेरे को पता है मुझे कैसे करना है क्योंकि मैंने खुद भी इसी तरीके से किया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 128 वाले देखो at the interface between one linear dielectric and another dielectric and figure में दिखा रहा है देखो, assume there is no free charge at the boundary if it can be so that this ठीक है। देखो अपने को डायग्राम दे रखा है, एक मीडियम है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट E1 है, दूसरा मीडियम है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट E2 है, इधर से एंगल θ1 है, इधर से एंगल θ2 है, दोनों एंगल नॉर्मल के साथ हैं, है ना। ये बेसिकली ऑप्टिक्स और ईडी को मिला के क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। और आप इसको एक बार मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद इसकी डायरेक्ट ट्रिक है वो देखना, उसके बाद कैसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कभी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आओ करते हैं। देखो ऐसी सी कहानी है, ये दे वाला इवन है, ये ऑप्टिक्स के साथ कनेक्टेड मैं कह रहा हूँ ना, ये एंगल भी नॉर्मल के साथ है, ध्यान देना। देखो दोनों एंगल नॉर्मल के साथ बने हुए हैं, ये θ1 है, ये θ2 है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट E1 है, इसका क्या E2 है। देखो ये ये क्वेश्चन है तो बेसिक ही, और एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है बाउंड्री कंडीशन, वहाँ से देखो तो मैं बताता हूँ आपको जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो क्या होती है। देखो तो आपने पढ़ा होगा E2 नॉर्मल माइनस E1 नॉर्मल इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और ये फ्री होता है, ठीक है। ये भी एक अलग से क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, T2T इक्वल टू E1T, माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन है। ऐसे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको आप डी बोलते हो उसके लिए भी होती है, D2 नॉर्मल माइनस DV नॉर्मल इक्वल टू सिग्मा फ्री। और वही टेंजेंशियल वाले, मतलब कहने का मतलब ये होता है देखो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उनके, वो तो कंटिन्यूस होते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल वाले जो होते हैं वो देखो ये तो इक्वल होते हैं टेंजेंशियल वाले तो, और ये देखो ये इसके इक्वल होता है। अब इसने बोला है कि कोई फ्री चार्ज नहीं है क्वेश्चन में, मतलब ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये इसी से बनता है, देखो ये भी एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, या एप्सिलॉन एम भी बोल सकते हो आप, डी इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो डी डी बन जाएगा अपने आप, मतलब बात एक ही है, कोई ज़्यादा मुद्दे वाली बात नहीं। देखो इनको दोनों को यूज़ करते हैं, तो देखो डी यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, डी यूज़ करने का फ़ायदा है कि यहाँ पे अलग अलग दो मीडियम है ना, अभी वैक्यूम था तो ये ले लिया, अगर मीडियम होगा तो एक बार ये ले लेंगे, एक बार ये ले लेंगे। अभी देखो मैं करके बताता हूँ, तो देखो डी वाली कंडीशन यूज़ करता हूँ, तो देखो D2 नॉर्मल, अब ये जीरो है ना, क्यू फ्री तो जीरो दे रखा है, कितना दे रखा है जीरो, कोई दिक्कत नहीं, क्यू फ्री जीरो। आओ देखो ये वाली इक्वेशन लगाता हूँ, D2 इसके नॉर्मल कंपोनेंट भी कर देता हूँ पहले, चलो देखो ये इवन है क्या, देखिए इवन है क्या, तो देखो एक तो ऐसे होगा, वो होगा इवन साइन थीटा, जिधर एरो उधर ही तो कंपोनेंट होंगे ना, एक इधर हो जाएगा इवन कॉस थीटा, समझ में आ रहा है, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा होता है, अपोजिट में साइन चला जाएगा, इधर कौन हो जाएगा, इधर आ जाएगा E2 कॉस थीटा, और ये इधर है तो ये इधर चला जाएगा इवन साइन थीटा। बात समझ में आ रही है,
कोई चक्कर नहीं, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली लगाऊंगा तो ये हो जाएगा, देखो गेट टू नॉर्मल, एन का मतलब नॉर्मल है यहाँ पे, और माइनस सॉरी इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये जीरो हो गया तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भाई, गेट टू ये वाला बताओ, गेट टू का फॉर्मूला देखो क्या होगा। देखो ये नॉर्मल ऐसे होता है, अगर मीडियम फिल करोगे ना तो ऐसे हो जाएगा एप्सिलॉन एम इंटू ई। अब एप्सिलॉन एम को क्या लिखते हो, बच्चा बच्चा जानता है, देखो तो एप्सिलॉन एम क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। चलो लिखते हैं फिर, देखो यहाँ पे तो पहले डी टू लिखना है क्या, टू मतलब ये वाला, और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो देखो बताओ कौन सा आएगा। तो यहाँ का इधर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो भाई इसका डायलेक्ट्रिक की कहानी तो लिखो। तो देखो डी टू में आ जाएगा ए टू, मतलब ये होता है, लेकिन हमें तो डायरेक्ट मीडियम का ही दरकार है ना। ये एप्सिलॉन एम जो है वही टू है, और इसका एप्सिलॉन एम है वही वन है। देखो मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है इसका, ये है सेकंड मीडियम ये है, तो मीडियम अपने एक बार तो ये हो गया और एक बार ये हो गया। तो देखो टू वाले के लिखेंगे तो मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, टू है, और इनटू इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कितना दिख रहा है यहाँ पे, नॉर्मल मतलब ये सरफेस है इसके नॉर्मल, देखो ये वाला है जो कितना है ई टू कॉस थीटा इक्वल टू डी वन लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई वन, और इंटू वन वाला कितना है ई वन कॉस थीटा। और ये भी देखो मैं तो एक गलती कर दी सॉरी मैंने, ये थीटा वन था बेटा, तो ये एंगल भी थीटा वन होगा और ये भी थीटा वन होगा। ये थीटा टू था तो ये भी टू होगा, और ये भी क्या होगा टू, यानी टू वाले में तो कौन सा एंगल लगेगा टू, वन वाले में कौन सा लगेगा वन। एक इक्वेशन बन गई ये। देखो ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो रहा, मैं पूरा समझा रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट में बता दूँगा इसको। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, टेंजेंशियल कंपोनेंट इसके इसके किसी की देख लो बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो टेंजेंशियल में ये वाला लगा देंगे अपन, तो देखो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाते हैं, देखो टेंजेंशियल वाला, तो टेंजेंशियल इक्वल ही होंगे, मैंने कहा ना टेंजेंशियल तो इक्वल ही होते हैं। तो ये इधर का है और ये इधर का है, मतलब ये कह दूँगा ई टू साइन थीटा इक्वल टू ई वन साइन थीटा वन। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके टू। टू और वन को डिवाइड कर दो ऐसे कैसे, देखो डिवाइड मैंने इसीलिए ऐसे लिखी थी, ए टू से ए टू मर गया, ए वन से ए वन मर गया, ऊपर क्या बचेगा, देखो ये एप्सिलॉन वाला बचा है, और ये बचा है कॉस थीटा टू, ये बचा है नीचे साइन थीटा टू इक्वल टू ये बचा है ई वन कॉस थीटा वन, और ये नीचे बचा है साइन थीटा वन। तो वैसे एडजस्ट कर लो इसको, देखो हमारे ऑप्शंस 10 में है और हमें पता है 10 इजीली आ जाएगा। देखो ये साइन थीटा टू है क्या, अच्छा देखो इसको नीचे ले आऊँगे, आप देखोगे इसको नीचे लाऊंगा तो यहाँ बनेगा टेन थीटा टू। भाई साइन बाई कोस क्या होता है, टेन होता है, क्या होता है टेन, लेकिन थीटा सेम होनी चाहिए ना, तो इसको नीचे लाऊंगा तो ये साइन कोस साइन के नीचे आएगा तो ये टेन बन जाएगा, इधर इधर क्या बन जाएगा, ये भी टेन बन जाएगा। आपको क्या चाहिए, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, देखो ए टू बाई इवन का रेशो चाहिए, किसका चाहिए ए टू बाई इवन का, तो ए टू बाई इवन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा बाई टेन थीटा वन। अब देखो मेरी वजह से कहानी, इतनी कहानी आपको नहीं करनी। आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन तो आ गया टू अभी के लिए, ठीक है, लेकिन अब देखो आप तो इसके ऑप्शन फिक्स हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है ए टू अपॉन ई वन, जो ऊपर है उसका एंगल भी ऊपर आएगा, तो टेन थीटा टू, जो नीचे है उसका एंगल भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा टेन थीटा वन। पहली बात तो ये होगी। अब देखो एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा कहाँ पे, वो ये एंगल चेंज कर देगा। अभी ये एंगल किसके साथ है, नॉर्मल के साथ है, आप ये नॉर्मल वाले ही याद करो। अब हो सकता है ऊपर नीचे करे तो आप वन ऊपर लिखा होता, आप इसको वन ऊपर कर देना, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टू टू वन वन सेम सेम रहेंगे। ठीक है, अब देखो कहानी का, अगर ये एंगल चेंज कर दे, मान लो ये ऐसा डायग्राम होता, सेम ही होता, मान लो ये ऐसे और ये ऐसे, ये वन होता और ये टू होता, ये थीटा वन होता है इस बार, और ये थीटा टू होता, इस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, चेंज कर दिया जाए। तो कुछ नहीं करना आपको, बस यही रखना है, ये रखो ई टू सॉरी ई टू अपॉन ई वन। आपने ये पका था एंगल, ये अब ये हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा नहीं बन गया क्या, तो टेन 90 माइनस थीटा करोगे तो कोट थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा कोट थीटा टू, और ये बन जाएगा कोट थीटा वन। कहानी खत्म। एग्जामिनर और ज़्यादा खेल कर सकता है आपके साथ, एक एंगल को तो नॉर्मल के साथ दे देगा, एक एंगल को इसके साथ दे सकता है, तो क्या करेंगे, मतलब आप तो ये ट्रिक है अपनी, देखो बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ऊपर टू इधर भी टू वन वन, आप जो एंगल चेंज करें उसको चेंज कर दो, नहीं करे तो सेम रहने दो। फॉर एग्जांपल ये चेंज कर दे, ये नहीं करे तो ये टू वाला तो सेम रहेगा और ये वन वाला क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा।
मेरी बात समझ पा रही हो ना? बस ये थी इसकी ट्रिक, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमने ऑलमोस्ट ये मानो आप, ये जो 2022 वाला जो अपना पेपर है, इसके जो अपने एक तरीके से ईडी जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके लगभग क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, और विद कंसेप्ट हमने कवर कर लिए हैं, और आगे इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप अच्छी वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताएं, कमेंट करें कि भाई सर ये इस बारे में आप बनाओ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।